हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे इनवर्स स्क्वायर रूल। यह इनवर्स स्क्वायर रूल यह न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल है वहाँ से आया। दरअसल इस इनवर्स स्क्वायर रूल को देने का पर्पज ये था कि जो प्लैनेट है सन के चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, मतलब एक ऑर्बिट में घूमते हैं, वह सर्कुलर है। इसका देने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ इतना ही था, और उसी को इनवर्स स्क्वायर रूल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज बाय अप्लाइंग केपलर्स थर्ड लॉ टू द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट अराउंड द सन, मतलब ऐसा कहा गया। ठीक है, ओके। तो इसका डेफिनेशन क्या है, वही जो हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो, the force between two bodies is inversely proportional to the square of distance between them is called the inverse square rule। यानी कि जो फोर्स है F वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दो प्लैनेट है, यहाँ पे प्लैनेट ले लें, दो ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक है, कोई दो बॉडी ले लिया, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, एक को कह दिया A, दूसरे को कह दिया B। अब इनके से ये सेंटर हो गए इन दोनों के, तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस r हो गया। तो r क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। उसी का इन दोनों में जो फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट A और B में, वही फोर्स उस डिस्टेंस का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स स्क्वायर, इसी को इनवर्स स्क्वायर रूल कहते हैं। अब इसी को हमें प्रूफ करना है कि आया कैसे कैसे, मतलब F इज डायरेक्टली मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब यही हुआ कि इनके बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो ये फोर्स कम हो जाएगा। जैसे R है तो यह R के बजाय यहाँ 2r पे कर दिया, ये इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पे ले आया, यहाँ पे आ गया यह B। अब डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल 2r हो गया, 2r। तो अब इस r के प्लेस पे अगर रखेंगे 2r तो क्या हो जाएगा, अभी प्रूफ करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये 1/2r का होल स्क्वायर होगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1/4r²। मतलब ये हुआ कि क्या, अगर बाद वाला फोर्स इसको f डैश कह देते हैं तो इतना क्या है, ये 1/r², 1/r² f कह सकते हैं, और आगे 1/4 है। यानी कि 1/4 टाइम्स क्या हो गया, फोर्स डिक्रीज कर गया। अरे f में 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी वैल्यू कम आएगी ना, मतलब ये हुआ 1/4 टाइम्स फोर्स, जो नया फोर्स है इनके बीच, इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कम हो गया। जैसे इसको डबल करेंगे तो 4 टाइम्स कम हो जाएगा, अगर इसको 4th टाइम करेंगे तो 16 टाइम्स कम हो जाएगा। इसी में रख के हम निकाल सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये देखते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² आया कैसे, इसको प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करना है हमें, तो यहाँ लिखते हैं प्रूफ। सबसे पहले अब क्या करेंगे, अगर मान लेंगे जैसे ये कोई ऑर्बिट है, ऐसे यहाँ सन है और ये कोई प्लैनेट है जो इसके चारों तरफ, इसके अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इस प्लैनेट का मास ले लेते हैं, स्मॉल m ले लेंगे। मान लिया क्या, कंसीडर अ प्लैनेट ऑफ मास m और वेलोसिटी मान लेते हैं कितना है, v है, वेलोसिटी v मान लिया, और रेडियस मतलब जो एवरेज डिस्टेंस लेते हैं सन से प्लैनेट का वो r मान लिया। क्या मान लिया, r मान लिया, रेडियस r ले लेते हैं। अब इसके पास अगर ये प्लैनेट है, यह प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, चुक 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 चुक,
तो इसके अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा और एक फोर्स बाहर लगता है। तो जो अंदर फोर्स लगता है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? जो अंदर फोर्स लग रहा है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो बाहर की तरफ लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये लगभग दोनों आपस में बराबर होते हैं, इस वजह से ये बाहर नहीं जाता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इसको सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू mv²/r। m इस प्लेनेट का मास हो गया, v हो गया इस प्लेनेट का वेलोसिटी जो मूव कर रहा है सर्कुलर में, और r हो गया डिस्टेंस फ्रॉम प्लेनेट टू सन। तो mv² हो गया। अब ये देखा जाए जैसे प्रोपोर्शनल का साइन कैसे आता है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्यों? ये तो मास कांस्टेंट है, उस प्लेनेट का जो भी मास होगा वो तो फिक्स होगा ना। अगर मून लेते हैं, मून तो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। अगर अर्थ ले रहे हैं या मार्स ले ले, वीनस, जुपिटर जो भी लेंगे, उसका मास क्या होगा? फिक्स होगा। इसको जैसे हटाएंगे तो यह प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, v²/r। ठीक है, इस दोनों पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ये हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हटा देंगे, कांस्टेंट। तो v पे डिपेंड करेगा, v वेलोसिटी चेंज करेगी। ऑब्वियस सी बात, वेलोसिटी क्या होता है? चेंज होता है। और r भी डिपेंड, जैसे जो अर्थ या जो पाथ है बिल्कुल क्या है? सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल है, इस वजह से यह r भी क्या होगा? चेंज होगा। और ये जो v है, यह v जब प्लैनेट अर्थ के पास पहुंचता है तो उस समय वेलोसिटी बढ़ जाती है, जब दूर होता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है। फॉर्मूले से भी देख सकते थे पिछले वाले में, F इज इक्वल टू जी m1 m2/r², इस वाले से F इज इक्वल टू जी m1 m2/r², यही था ना। तो नीचे क्या, ये बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है। यहाँ से भी देख सकते हैं, तो वेलोसिटी, यहाँ तो फोर्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे यानी जब प्लैनेट पास होगा सन के तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, दूर होगा वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक फॉर्मूला जानते हैं, अगर कोई सर्किल है, ठीक, तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करेगा तो ये कितना चलेगा? इसका सरकमफेरेंस 2πr, सर्कुलर में टाइम t है, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? यहाँ पे v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर्कुलर पाथ का लेना है हमें, तो सर्कुलर पाथ का हो जाएगा 2πr और टाइम हो गया कैपिटल T। क्यों? क्योंकि ये पूरा 1 राउंड कंप्लीट करने में टाइम कितना लग रहा है? कैपिटल T, दैट इज टाइम पीरियड, वी कैन से दैट। ओके, यस सर, ओके। चलो आगे बढ़े। यस सर, ओके, बढ़ता हूँ। चलो, तो v हो गया, v इज इक्वल टू क्या? 2πr/t। अब v के जगह पे रख दो, तो ये हो जाएगा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो v यहाँ पावर 2 है, तो इस पूरे पे भी क्या हो जाएगा? पावर 2 हो जाएगा, 2πr कैपिटल T टू द पावर 2 स्क्वायर, और r हो गया। अब क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर, t का स्क्वायर t स्क्वायर, और नीचे एक r है। हो गया। अब यह t स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब इस t स्क्वायर को नीचे लेते हैं, तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर,
यहाँ पे ये हो गया टी स्क्वायर, नीचे आर है, तो एक आर से एक आर खल्लास हो गया। बचा क्या? बचा ये एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 पाई स्क्वायर, एक आर बच गया और नीचे बच गया टी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, वैसे यहाँ नहीं काटते तो भी चल जाता, पर कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो ये दोनों क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसको हटा देंगे तो एफ आर बाई टी स्क्वायर हो गया। अब हमें यूज करना है के प्लस थर्ड लॉ, और के प्लस थर्ड लॉ क्या है, आर क्यू बाई टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट आ जाएगा तो उसको हम हटा देंगे। तो ये यूज करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों में कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। तो अब ये क्या हो गया, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। अब जरा देखो तो ये क्या है, यहाँ से के प्लस थर्ड लॉ फ्रॉम के प्लस थर्ड लॉ, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से ये कांस्टेंट यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। अब इस कांस्टेंट को भी हटा देंगे, तो ये हो जाएगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, विच इज व्हाट, इनवर्स स्क्वायर रूल। दिस इज इनवर्स स्क्वायर रूल। कह सकते हैं क्या, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, लिख लो यहाँ तक फटाफट। लिख लिया, तो ये किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है। तो एक्चुअली व्हाट इज दिस, इट वाज द कंक्लूजन ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग केपलर्स थर्ड लॉ of planetary motion which helped Newton to formulate universal law of gravitational. Is that clear? Okay, यहाँ तक लिख लो जल्दी फटाफट, फिर इसके बाद हम लोग आगे बात करें। फ्री फॉल, द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी or object from a height towards the earth under the gravitational force of earth with no other forces acting on it is called free fall। मतलब ये हुआ जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से, कहाँ से, मान लो ये अर्थ है, अर्थ हो गया ये, अब यहाँ इसके सरफेस से यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, गिर रहा है, तो ये किसकी वजह से आ रहा है नीचे, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यह नीचे चला रहा है, राइट। तो वही इसमें बोला है कि विथ नो अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, यानी फ्रीली किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो किसी ऊंचाई से फेंकते हैं तो अर्थ के सरफेस की तरफ आता है, अर्थ की तरफ आता है, दैट इज व्हाट, that is a free fall, the falling of a body from a height towards the earth under the gravitational is called free fall। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ठीक है, फ्रीली गिर रहा है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज फ्री फॉल। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे जब बंजी जंपिंग करते हैं तब भी क्या होता है, फ्री फॉलिंग ही होता है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो वो नीचे नहीं आता, यानी कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में किसी सर्टेन हाइट से अगर हम जंप करते हैं तो अर्थ के सरफेस यानी अर्थ के सेंटर की तरफ आएंगे। ठीक है, दैट इज नोन एज फ्री फॉल। इज इट क्लियर? अब जैसे मान लो किसी बिल्डिंग से कोई पत्थर फेंक दो या किसी को धक्का दे दो, बट ऐसा मत करना, अरे ऐसा नहीं करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, किसी को धक्का मत देना। हाँ, कोई स्टोन वगैरह गिरा के वहाँ से देख लेना, स्टोन फेंकोगे ऊपर तो जाएगा नीचे, राइट। तो ऊपर तभी तक जाएगा जब तक उसमें काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी दे के हम फेंके हैं ऊपर, लेकिन बाद में फिर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उस पर हावी होगा और वो नीचे आएगा।
यानी किसी चीज़ को किसी हाइट से अगर छोड़ते हैं तो सीधा नीचे आएगा, ठीक है। तो नीचे आना ही क्या है, फ्री फॉल है। एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, पूछा भी जाता है, टीचर पूछते हैं स्कूल में, कोचिंग में, दोस्त भी पूछ लेते हैं कि बताओ अगर मान लो फेदर है, ठीक है, और एक स्टोन ले लिया, एक फेदर ले लिया, एक स्टोन ले लिया, तो दोनों को अगर छोड़ते हैं तो अर्थ के सरफेस पे पहले कौन पहुंचेगा। तो हमारे भी दिमाग में यही आता है कि सिंपल स्टोन पहुंचेगा नीचे सरफेस पे। ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली दोनों अगर देखा जाए तो दोनों यानी गैलीलियो के अकॉर्डिंग दोनों एक साथ पहुंचेगा। रीजन यहाँ पे क्या है, आश्चर्य हो रहा है ना। यस सर, वी आर वेरी सरप्राइज्ड। ये फेदर और स्टोन में दोनों में क्या समानता, मतलब कैसे दोनों पहुंच गए, एक चिरकुट है और एक ऐसा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो स्टोन पहले पहुंचता है इसलिए क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कम होने की वजह से इस पे एयर रेजिस्टेंस कम लगता है, जिसकी वजह से नीचे पहले पहुंच जाता है। और जो फेदर है उसका सरफेस एरिया अधिक है, उसका सरफेस एरिया अधिक होने की वजह से इस पे एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, और जिसकी वजह से धीमे धीमे पहुंचता है। लेकिन इसमें मास का कोई रोल नहीं है, दोनों का, स्टोन का मास अधिक है, इसका मास फेदर का कम है, लेकिन पहुंचता स्टोन है। तो मास पे डिपेंड ही नहीं करता, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। अगर वही वैक्यूम ले ले तो उस केस में दोनों एक साथ नीचे आएगा, क्योंकि ये गैलीलियो ने प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया था, तो दोनों ये इन्होंने लिया फेदर और स्टोन, तो इन्होंने देखा, क्या देखा कि दोनों एक साथ पहुंच रहे। तो उन्होंने ये बताया कहाँ पे, देखो कि गैलीलियो ड्रॉप्ड 2 स्टोन्स ऑफ डिफरेंट मासेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा एंड फाउंड दैट they hit the ground at the same time. From this Galileo conclude that the acceleration of an object falling freely towards the earth does not depend on the mass of the object, यानी मास पे डिपेंड नहीं करता है। अब इसी को हम इस फॉर्मूले से मैथमेटिकली देख सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला हमें पता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में F इज इक्वल टू m1 m2, ये फॉर्मूला, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई कैपिटल R या स्मॉल r, जो भी ले लिया, ठीक है। अब m1 ले लिया, m1 इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, m2 इज द मास ऑफ अर्थ। सर कैपिटल M लेते हैं, ठीक है भाई, तुम कैपिटल M ले लो, आपत्ति है तो कैपिटल M ले लो, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कैपिटल M लो या स्मॉल m2 लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे बोल दिए m2 इज अ व्हाट, चलो भाई नहीं मान रहे तो मैं ले ही लेता हूँ, कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ एंड m1 इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको इक्वेशन 1 कह दो। और एक हम जानते हैं क्या, जो फोर्स होता है वो mg होता है, राइट। यानी कि चलो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे भी वेट और मास में डिफरेंस। W क्या है, वो भी एक तरह का फोर्स है, W मतलब वेट। देखो मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेट फोर्स होता है, उसको mg। देखो F इज, अच्छा नहीं समझ में आ रहा ना, चलो फिर देखो F इज इक्वल टू ma कह सकते हो, यस सर अब समझ में आया। अरे a एक्सेलरेशन है और यह g अर्थ का हमने लिख दिया, ठीक है। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जब खींचती है तो वह एक्सेलरेशन g हो जाता है, मतलब a इज इक्वल टू जी, a इज इक्वल टू जी हो जाएगा। तो वही देखो वेट है, ठीक, तो mg हमने ले लिया, ये इक्वेशन 2 कह दिया। इस दोनों को मिला देंगे, अरे वही W क्या है, F बताया ना, तो F इज इक्वल टू mg हो गया, ठीक, इसको कह दो 2। अब यहाँ से 1 और 2 तो F है, अब F की वैल्यू mg यहाँ पे उठा के रख दो, तो ये हो जाएगा, इसको m1 कह लो, m1g इज इक्वल टू जी m1 कैपिटल M बाई, अब देखो m1 से m1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, g इज इक्वल टू कैपिटल G
m/r। ये देखो, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है क्या? अरे उसका मास ही नहीं है इसमें। इस फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट का मास जब नहीं है तो वो कैसे उस पर डिपेंड कर सकता है? बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा। अर्थ का मास तो फिक्स हो गया। कैपिटल जी भी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यह आर क्या करेगा? वेरी करेगा, क्योंकि अर्थ का शेप बिल्कुल ऐसे सर्कुलर नहीं है, चपटा है। कैसा? इलिप्टिकल है। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी, राइट। तो जब यह आर की वैल्यू चेंज होगी तो उसी के अकॉर्डिंग जी की वैल्यू चेंज होगी। तो वही हम लोग क्या एवरेज में लेते हैं, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, 9.8। अब ये बात आती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये जी है, किस जगह सबसे अधिक होगा? मतलब वही वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर बात करें, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बात करें तो क्या होगा? तारा ये कहाँ जाए बेचारा। देखो देखो इधर देखो, तो ये क्या है? इक्वेटर पे क्या होगा? जैसे इक्वेटर ये देखो, ये इक्वेटर हो गया। इक्वेटर पे आर की वैल्यू अधिक हो जाएगी। तो इक्वेटर पे जब आर अधिक होगा, ये अधिक होगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब जी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या होगा? मिनिमम होगा। मिनिमम कहाँ पे? इक्वेटर पे। तो एट इक्वेटर द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज मिनिमम, बहुत कम होगा, ठीक है। और मैक्सिमम कहाँ होगा? पोल पे। मैक्सिमम वैल्यू जी का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? यह होगा पोल पर, ठीक है। पोल पे डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। अरे पोल के साइड से चिपटा होता है ना, तो पोल से अर्थ का सेंटर का डिस्टेंस कम होगा, इसीलिए जी की वैल्यू मैक्सिमम और इक्वेटर पे मिनिमम होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि यही जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या थर्ड इक्वेशन है यस इज इक्वल टू नहीं वी स्क्वायर है ना, हाँ बिल्कुल सही, यस सर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यह जी में कब वेरी कर जाता है? यह इस ए को जी में कब लिखते हैं, माइनस कब होता है, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।